तो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं रोज़ाना उपस्थित होता हूं 15 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आपके समक्ष। तो आज भी 15 प्रश्नों का संग्रह लेकर के मैं उपस्थित हूं, जिसमें सभी प्रश्नों का ऑप्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। जैसा कि पता है आपको, माँ जान की क्लासेस में न्यू फाउंडेशन बैच जो है 1 अगस्त को शुरू हो चुकी है, जिनको 2 शिक्षकों के माध्यम से संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। जो आर्ट्स पोर्शन पढ़ाया जाएगा वो अमन सर के द्वारा, एवं जो साइंस पोर्शन पढ़ाया जाएगा वो दीपक सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्द ही जो चाहते हैं जीके जीएस की संपूर्ण तैयारी करना, वो आज ही ज्वाइन करें माँ जान की क्लासेस। हमारा पता है पोस्टल पार्क, रामनगर, पटना 8,01,000। नंबर है 8210702550। अन्य नंबर आपको दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो और डेली बेसिस पे हम लोग बहुत जल्द बीपीएससी का सेट लाएंगे, जिसमें सिर्फ जीके जीएस के जितने भी दरोगा और बीपीएससी से संबंधित नए और संभावित प्रश्न होगा, सभी को लेकर के आपके समक्ष मैं पुनः बहुत जल्द उपस्थित होने वाला हूं। ठीक है, तो चलते हैं आज के पहले प्रश्नों पर। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है, देख लीजिएगा, आज का पहला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया। यानी कि जो चीनी यात्री फाहियान है बाबू, वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो लिखा हुआ है कनिष्क, तो नहीं होगा। समुद्रगुप्त, ये भी नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान आया था। ठीक है, तो हम लोग एक एक बार को ऑप्शन के भी डिस्कशन कर लेंगे। अगर पूछा जाए किसके बारे में, कनिष्क के बारे में, तो कनिष्क का राजारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 78 ईस्वी में हुआ था। और इसी समय इन्होंने एक संवत चलाई थी, जो शक, कौन सा संवत था? तो शक संवत था। कौन सा? शक संवत। ठीक है, शक संवत था, संवत। ठीक है, अब देखिएगा, कनिष्क के बारे में एक और चीज कहा जाता है कि ये किस वंश का शासक था? तो जब शक वंश का सबसे प्रतापी शासक था कनिष्क। और कनिष्क के समय में क्या हुआ था? तो चतुर्थ, कनिष्क के समय में ही पूछेगा क्या हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कौन सा? चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ जो है वो बौद्ध संगति हुआ था। कैमा? तो चतुर्थ। कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, जिस समय कौन थे? तो कनिष्क शासक थे। समुद्रगुप्त के बारे में अगर पूछा जाए तो समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन। या इन्हें कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज। पूछेगा कि गुप्त वंश के किस शासक को कविराज कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, कि गुप्त वंशीय किस शासक के सिक्कों से ये प्रतीत होता है वो शासक एक बहुत बड़ा क्या थे? तो संगीत प्रेमी थे। तो किस शासक के सिक्कों से प्रतीत होता है? समुद्रगुप्त के सिक्कों से, क्योंकि इनके शासन काल से मिले एक सिक्के पर इनके द्वारा बीना बजाते हुए दर्शाया गया हुआ है, नाव में बैठ के। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में एक और प्रश्न है कि प्रयाग प्रस्थित की, या पूछेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद स्तंभ लेख, स्तंभ लेख किन शासक से संबंधित है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। और इसे लिखा था किसने? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिनका नाम था हरिसेन, जिनका नाम था हरिसेन। तो पूछेगा समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? तो हरिसेन थे, जिन्होंने किसकी रचना की थी? इलाहाबाद स्तंभ लेख, या इसी को प्रयाग प्रस्थितिकी स्तंभ लेख कहते हैं, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। अब आता है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाए तो कौन आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो वेनसांग आया था। कौन आया था? वेनसांग आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? तो वेनसांग आया था। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन आया था? तो वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। अच्छा, वेनसांग जिस समय भारत आया था, उस समय ये कहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आया था? तो जैसा कि आप जानते हैं कि वेनसांग जब भारत आया था
तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पढ़ाई की थी और उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। नहीं, स्थूलभद्र नहीं, बल्कि कौन थे? तो शीलभद्र थे। शीलभद्र थे। पूछेगा वेनसांग जिस समय भारत के नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। ठीक है, चलेंगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी संस्था की स्थापना किसने किया था? तो देखेंगे, पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है बाबू बाल गंगाधर तिलक, तो यही ऑप्शन होगा। कौन हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक ही होगा। तो चलिएगा जवाहरलाल नेहरू के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने पहली बार 13 दिसंबर 1946 को क्या प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत किया था। क्या बाबू? उद्देशिका प्रस्तुत किया था। ठीक है, और इन्हें अगर कह सकते हैं कि अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर और बहुत कुछ कहा जाए, बहुत पॉइंट है। तो इन्होंने सन 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और वहीं पर इन्होंने रावी नदी के तट पर क्या किया था? तो रावी नदी के तट पर तिरंगा लहराया था और डिसाइड किया था कि नेक्स्ट 1930 से प्रत्येक 26 जनवरी को, कब जनवरी को? 26 जनवरी को तिरंगा लहराया जाएगा। और लाहौर अधिवेशन में इन्होंने क्या मांग की थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग की थी या प्रस्ताव को पारित किया था। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया था। कौन? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, महात्मा गांधी के मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन राष्ट्रीय गान की रचना की थी एवं रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी। नाइटहुड की उपाधि मिली थी। किसने दिया था? तो राजा जॉर्ज पंचम ने दिया था। राजा जॉर्ज पंचम ने दिया था। याद रखिएगा, पूछेगा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किसने दिया था? तो राजा जॉर्ज पंचम ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक ने और क्या किया था बाबू? तो सुनेंगे, बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव चलाया था। 1800 कब हुआ? तो 94 में शिवाजी महोत्सव 1894 में और गणेश महोत्सव 1893 में। और गणेश महोत्सव 1893 में। तो पूछा गणेश महोत्सव किसने चलाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और शिवाजी महोत्सव भी किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। 1893 में गणेश महोत्सव और 1894 में शिवाजी महोत्सव। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न जो है फ्रेंड, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्थान ने दिया था? तो देखिएगा, भारत भारतीयों के लिए है जो नारा किस संस्थान ने दिया था? तो देखेंगे किसने दिया था?
अशासकीय संस्था ने नहीं, अशासकीय संस्था ने नहीं दिया था। तो किसने किया था? आर्य समाज। जी बिल्कुल, आर्य समाज ने दिया था, भारत भारतीयों के लिए है। तो आर्य समाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो था, इसका स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन? दयानंद सरस्वती। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। और पूछेगा इसका स्थापना कब किया गया बुआ? तो 10 अप्रैल इसका स्थापना कब किया गया? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को किया गया आर्य समाज का स्थापना। अच्छा, आर्य समाज की स्थापना में दयानंद सरस्वती ने एक आंदोलन भी चलाया था। कौन सा आंदोलन? तो शुद्धि आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन बाबू? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और पूछेगा शुद्धि आंदोलन के तहत दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? तो नारा दिया था, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो, वेदों की ओर लौट चलो। किसने कहा था? तो दयानंद सरस्वती ने। अब इसी के संदर्भ में ब्रह्म समाज की बात करते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना जो किया था, स्थापना राजा राम मोहन राय ने। राजा किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। पूछेगा ब्रह्म समाज की स्थापना, तो राजा राम मोहन राय कब किया था? तो ये किया था बाबू 20 अगस्त, इसको लिख लीजिएगा, 20 अगस्त 1828 को। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 20 अगस्त 1828 को। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये उपाधि दिया था किसने? तो अकबर द्वितीय ने। किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने। ठीक है। और पूछेगा राजा राम की मृत्यु कब हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? तो वो हुआ था 1833 ईस्वी में। पूछेगा कहाँ पर हुआ था राजा राम की मृत्यु? ये पूछता है कि किस आधुनिक, पूछेगा आधुनिक भारत का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आधुनिक भारत का जो अग्रदूत कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। तो पूछेगा आधुनिक भारत के अग्रदूत राजा राम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भारत में नहीं हुई थी। कहाँ हुई थी? ब्रिंस्टल में हुई थी। ब्रिंस्टल में। कहाँ पर हुई थी बाबू? ब्रिंस्टल में हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिंस्टल में हुई थी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है। अच्छा, ब्रह्म समाज के बारे में और कहा जाए तो जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई, ये ऊपर वाला मिटा देते हैं, जब राजा राम मोहन राय की जब मृत्यु हो गई तो ब्रह्म समाज को अगले 10 वर्षों तक इनके मृत्यु के बाद जो चलाया उनका नाम था द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिका नाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर ने राजा राम के मृत्यु के बाद 10 वर्षों तक ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया। लेकिन जब द्वारिकानाथ की भी मृत्यु हो गई तो इसका पुत्र आगे बढ़ाया ब्रह्म समाज को, जिसका नाम था देवेंद्र नाथ टैगोर। और यहीं से क्वेश्चन बनता है, याद कीजिए 64 बीपीएससी जो है 64वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या किया था? ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया था। इसको मिटा देते हैं, नीचे देखिएगा, ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया था। जब अपने पिता के बाद ब्रह्म समाज का संचालन देवेंद्र नाथ टैगोर कर रहे थे तो इन्होंने ब्रह्म समाज का आचार्य किसे बनाया था? तो ब्रह्म समाज का आचार्य बनाया था बाबू किसे? तो केशव चंद्र सेन को। केशव चंद्र
सेन को आचार्य बनाया था ब्रह्म समाज का। किंतु इन दोनों में केशव चंद्र सेन और देवेंद्र नाथ में आपसी मतभेद हो गया। जब आपसी मतभेद हो गया तो केशव चंद्र सेन ने अपना अलग संस्था बनाया और जिसको इन्होंने कहा, नाम दिया भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज। तो पूछता है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने। किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ब्रह्म समाज का उसको क्या बना दिया गया? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने इस ब्रह्म समाज का नाम बदल के कर दिया आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज। क्लियर है? तो जितना भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इस टॉपिक से, इस क्वेश्चन से सारा बता दिए हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। एक एक चीज जो फैक्ट्स है बाबू उसको आप लोग क्या कर लीजिएगा? नोट कर लीजिएगा। जब तक नोट नहीं करेंगे, जब तक नोट नहीं करेंगे वो ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग नोट करने की कोशिश कीजिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लगता है। जैसे देखिए, अगर पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना तो डेट्स लिख लीजिए, ठीक है। ब्रह्म समाज के बाद पूछता है दयानंद राजा राम मोहन के मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज को अगले 10 वर्षों तक किसने संचालित किया? तो किसने किया था? द्वारका नाथ टैगोर। फिर उसके बाद कौन किया? देवेंद्र नाथ टैगोर। अच्छा, राजा राम मोहन राय के बारे में, वेदांत कॉलेज के बारे में अगर कहेगा, पूछा जाएगा वेदांत कॉलेज, तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था, ठीक है। चलिए, तो और भी बहुत से प्रश्न हैं, तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। और भी जब राजा राम का नाम आगे आता है किसी में तो और भी उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है, 4 नंबर प्रश्न है, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदियां कौन है? तो विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदियां कौन है? तो पहले तो देख लीजिए, ये भारत है, ठीक है, और विंध्याचल पर्वत यहाँ पर है, ठीक है, और उसके नीचे हो जाता है सतपुरा, ठीक है, सतपुरा हल्का सा कह सकते हैं हम लोग सतपुरा, और यहाँ पर है मैकाले की पहाड़ी, मैकाल की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ठीक है, ये सब पहाड़ी हो जाता है। और मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है, मैकाल की सबसे ऊंची चोटी जो है वहीं से निकलती है कौन सा? नर्मदा नदी, और ऐसे करके बहती है, ऐसे करके। तो ये किसके बीच हो जाएगा? ये गुजरात में चली जाती है, यहाँ पर बन गया, जबकि ये गुजरात में जानी चाहिए। इसको जो है हम लोग इसको, हाँ, अब ये गुजरात में चली जाती है, तो ये नदी जो है ऐसे करके बहती हुई गुजरात की तरफ आ जाती है, ठीक है, पश्चिम की दिशा बहती है। कौन सी नदी? नर्मदा, नर्मदा, ठीक है। तो पूछेगा कौन सी नदी जो है विंध्याचल एवं सतपुरा पहाड़ियों के बीच बहती है, तो कौन सी नदी हो जाएगा? तो नर्मदा नदी हो जाएगा। इसके लिए नर्मदा नदी ऑप्शन में है, आंसर ये हो जाएगा। सिंधु नदी के बारे में पूछे तो कहिएगा सिंधु नदी एकमात्र नदी है जो मात्र भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। जो कौन सी नदी है? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। कोसी नदी के बारे में पूछा जाए तो आप जानते हैं बिहार का शोक कहा जाता है इसे। कोसी को कहाँ का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी गंगा में कहाँ से मिलता है? तो कोसी जो है गंगा में कुर्सेला के पास मिलता है। कहाँ पर? कुर्सेला, कुर्सेला गंगा में जो है कोसी कहाँ पर मिल जाता है? तो कुर्सेला में मिल जाता है, याद रखिएगा। पूछेगा गंगा में कोसी कहाँ पर मिलता है? तो कुर्सेला में। और कोसी कहाँ का शोक? बिहार का शोक कहा जाता है। और सिंधु नदी मात्र एक भारतीय प्रदेश को टच करती है, किसको? जम्मू एंड कश्मीर को टच करती है। गोदावरी के बारे में पूछा जाए तो गोदावरी जो है वो दक्षिण भारत की, गोदावरी जो है दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण भारत की गंगा, या इसी को किस नाम से? तो बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक के त्र्यंबकम पहाड़ी से, त्र्यंबकम पहाड़ी से निकलता है। नासिक में त्र्यंबकम की पहाड़ी से गोदावरी निकलती है, ठीक है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट बाबू। उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीज़ समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ में लिए गए हैं? तो सत्यमेव जयते कहाँ से? पुराणों से? बिल्कुल नहीं। कहाँ से? जातकों से? बिल्कुल नहीं। तो कौन हो जाएगा? मुंडको उपनिषद हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। पुराण है तो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी? 18। कहेगा वेदों की संख्या कितनी? तो वेदों की संख्या कितनी हो जाएगा? 4। पूछेगा वेदांगों की संख्या कितनी? तो वेदांगों की संख्या कितनी बाबू? 6। और पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी? तो कितनी? 108। क्लियर है? तो वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, उपनिषद की संख्या 108 और पुराणों की संख्या 18। क्लियर है? चलिए, उसके बाद पूछेगा जातक क्या है? तो बौद्ध ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है बाबू? बौद्ध ग्रंथ है जातक। ठीक है। मुंडकोपनिषद में, मुंडकोपनिषद से एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। पूछेगा मुंडको उपनिषद, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है? तो मुंडको उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वो किससे की गई है? तो टूटी हुई नाव से की गई है। टूटी हुई नाव से की गई है यज्ञ की तुलना। महाभारत के बारे में अगर पूछे तो कहेंगे, जब महाभारत में, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, अगर जब कहे कि महाभारत में 8800 जब श्लोक थे तो इसे क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था जय संहिता। जय संहिता। लेकिन पूछे कि महाभारत में जब 1 लाख श्लोक हो गए तो इसे क्या कहा गया? तो भारत कहा गया। और जैसे ही 1 लाख से ऊपर हो गया, 1 लाख से ऊपर हो गया तो उसे क्या कहने लगे? महाभारत कहने लगे। वेद व्यास, महर्षि देवापन वेद व्यास ने इसकी संकलन किया था। ठीक है। तो देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, 6ठा नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था? अब देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। पहले ऑप्शन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो इसके लिए 2 संदर्भ है। अगर पूछेगा महात्मा गांधी को बापू किसने कहा था? तो वो भी कहा था सुभाष चंद्र बोस ने ही। लेकिन कब कहा था? तो 4 जून 1944 को सिर्फ सुभाष चंद्र बोस ने बापू शब्दों का प्रयोग किया महात्मा गांधी के लिए। लेकिन महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता उन्होंने कब कहा था? तो 6 जुलाई 1944 ईस्वी को कहा था। ठीक है। और कहाँ से कहा था? तो रंगून रेडियो से कहा था। रंगून रेडियो पर वो क्या दे रहे थे? संबोधन कर रहे थे। और उसी संबोधन में उन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। और ये रंगून रेडियो कहाँ पर था? तो सिंगापुर में। क्लियर है? तो सिंगापुर से 4 जून 1944 को बापू कहा और 6 जुलाई 1 महीना बाद, यानी कि 1 महीना 2 दिन बाद 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो से महात्मा गांधी को क्या कहा? राष्ट्रपिता कहा। क्लियर है? सरदार जवाहरलाल नेहरू के बारे में ऑलरेडी आप पहले जान चुके हैं। ठीक है। फिर अगर पूछा जाए वल्लभ भाई पटेल के बारे में, तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिएगा, ये स्वतंत्र भारत के क्या थे? तो स्वतंत्र भारत के ये पहले क्या थे? तो गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के अगर पहले गृह एवं सूचना मंत्री के बारे में पूछा जाए तो कौन थे? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदौली सत्याग्रह में, पूछा किस सत्याग्रह में इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदौली सत्याग्रह में इन्हें किसकी उपाधि मिली थी? सरदार की उपाधि दी थी। वहाँ के महिलाओं एवं महात्मा गांधी के प्रोत्साहन से इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। अच्छा, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था बारदौली सत्याग्रह। बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और ये पहला सत्याग्रह था जिसका नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदौली सत्याग्रह कर से संबंधित था। वहाँ बारदौली के बारदौली के लोगों से जो है कर टैक्स वसूलने की जो जद्दोजहद अंग्रेज कर रही थी, उन्हीं को बहुत ही चाटुकारिता से जो है उन्हें मात दिया था। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न।
नेक्स्ट जो प्रश्न है बाबू वो है 7वें नंबर का प्रश्न, देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो बिल्कुल देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का लौह पुरुष कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम जान चुके हैं, इनको चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की, इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया, ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, है कि नहीं? और पूछेगा जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार संसद में कब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो 1963 में जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध, जो विफल हो गया था, पास नहीं हो पाया। तब तो पूछेगा देश के प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था संसद में? तो 1963 में। महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, भले ही महात्मा गांधी का जन्मस्थली गुजरात था, लेकिन महात्मा गांधी का कर्मस्थली कौन बना? तो बिहार बना। 1917 में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया। पूछेगा महात्मा गांधी के साथ चंपारण जाने वाले 2 व्यक्ति कौन थे सत्याग्रह में? तो एक कौन थे? तो एक का नाम था बाबू, क्या नाम था? तो राजेंद्र प्रसाद। एक का नाम था राजेंद्र प्रसाद जो महात्मा गांधी के साथ चंपारण गए थे, और एक का नाम था अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण। क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी के साथ चंपारण जाने वाले 2 प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और एक कौन थे? अनुग्रह नारायण थे। चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था। अच्छा, कहाँ पर गए थे आमंत्रित करने? तो लाहौर में एक अधिवेशन हुआ था, लखनऊ में एक अधिवेशन हुआ था। कब? 1916 में। और उसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रित किया था महात्मा गांधी को, कहाँ आने के लिए? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह पूछेगा किस लिए था? तो 3 कठिया प्रणाली से संबंधित था, यानी कि प्रत्येक 20 कट्ठे पर कितना? 3 कट्ठा जो है क्या करना पड़ता था? तो नील की खेती करनी पड़ती थी। नील की खेती से होता क्या है, क्योंकि जब खेती ही करनी थी तो किसान तो किसी भी चीज़ की खेती कर सकते हैं, लेकिन नील की खेती से होता क्या है कि ज़मीन की उर्वरता क्षमता जो है क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ज़मीन से नाइट्रोजन का हास्य हो जाता है, जिसके कारण फसल का अच्छी पैदावार नहीं हो पाती और ज़मीन जो है धीरे धीरे बंजर बनने लगती है। और ये बात तो था ही, प्लस में जो 3 कट्ठा पर नील, बहुत ही जद्दोजहद कड़ी मेहनत में जो नील उगाया जाता था, उसको किसानों का उसका दाम भी नहीं मिल पाता था। कारण था क्योंकि उसी समय यूरोप से आर्टिफिशियल नील आ गया था, यानी कि हैंडमेड जो है नील आ गया था, हाथ से मेकिंग किया हुआ नील आ गया था। तो लोग जो है किसानों का नील नहीं खरीदते थे, तो मतलब कृत्रिम नील आ गया था, तो इसीलिए लोगों ने घोर विरोध किया इसका, ठीक है। और इसी को लिए महात्मा गांधी को कहाँ बुलाया गया था? तो बिहार के चंपारण में बुलाया गया था। चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, लोकमान्य तिलक। तो अभी बताए हैं लोकमान्य तिलक के बारे में। किसे कहा जाता है लोकमान्य तिलक? तो बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है? लोकमान्य तिलक। इन्होंने शिवाजी महोत्सव क्यों मनाया था और गणेश महोत्सव? तो पूरे भारत के युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए तैयार करने के लिए, और कहा जाता है कि दक्षिण भारत में किनके द्वारा चलाया गया आंदोलन से अंग्रेज डर चुके थे, तो इनके द्वारा चलाया गया गणेश उत्सव से अंग्रेज को डर गया था अंग्रेज, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखेंगे बाबू। देखिएगा, महात्मा गांधी को अधनंगा, कहीं कहीं अधनंगा या कहीं कहीं अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? लिखा रहता है कहीं कहीं अधनंगा कहीं कहीं अर्धनंगा फकीर किसने कहा? तो हिटलर ने कहा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन्ना ने? नहीं। किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और इन्होंने कहा कि एक अर्धनंगा, आधे वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति ने, आधे मतलब कि शरीर में आधा शरीर में वस्त्र पहनने वाले व्यक्ति ने पूरी अंग्रेजी सरकार को घुटने पर ला दिया। ये किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था, और इसीलिए इन्होंने महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। देखिए कभी कभी आज होता क्या है, मैं बहुत से बच्चे युवाओं से सुनता हूँ वो गांधी जी से नफरत करते हैं।
गांधी जी से नफरत करते हैं, बोलते हैं इनके वजह से देश बंटवारा हो गया। लेकिन मैं इतना आपको सकुशल और अच्छे से पूरे होशो-हवास में कहना चाहता हूँ, ये वही लड़के हैं जो अपने बाप दादा का इतिहास नहीं जानते हैं और इसीलिए वो इस तरह का बात बोलते हैं कि गांधी जी की वजह से बंटवारा हुआ, गांधी जी को गाली देते हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ, जो भी लड़के गोडसे को समर्थन करते हैं वो एक बार भी मुझे बता दे कि पूरे स्वतंत्रता संग्राम में, भारत की आज़ादी में गोडसे ने एक भी अंग्रेज को थप्पड़ मारा हो, या भारत की स्वतंत्रता की आज़ादी में इतनी सी भी नाखून मात्र भी उसका क्या हो, योगदान हो। कोई योगदान नहीं है। जब महात्मा गांधी को इसने 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारी गोडसे ने, तो गोडसे को कोर्ट ने भारत का, स्वतंत्र भारत का प्रथम आतंकवादी बताया था। आतंकवादी कहा था कि भारत, स्वतंत्र भारत का प्रथम अगर आतंकवादी है तो वो कौन है, गोडसे है। ठीक है, इस सुप्रीम कोर्ट ने उस समय का जो है वो स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा बाबू कि हमेशा आप लोग जो है, कोई कहता है कि महात्मा गांधी चाहते तो महात्मा गांधी भगत सिंह को बचा सकते थे। आप जय स्वराज हिंद है, महात्मा गांधी ने लंदन जाते वक्त रास्ते में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। वो पुस्तक को थोड़ा सा पढ़िए, उसमें उन्होंने इन चीज़ का जिक्र किया है और आपको अच्छे से समझ में आएगा उसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ, महात्मा गांधी ऐसे नेता थे, मैं इनके बारे में एक नेता नहीं, ये कह सकते हैं कि संत थे। महात्मा गांधी एक ऐसे संत थे जिनके पास पैसों की कमी नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। महात्मा गांधी तो 1888 ईस्वी में लंदन चले गए थे। 1888 ईस्वी में लंदन चले गए पढ़ने के लिए, और वो बैरिस्ट्री की पढ़ाई किए थे। उनके पिता, महात्मा गांधी के पिता जो थे, जिनका नाम क्या था, तो करमचंद गांधी, वो राजकोट के, गुजरात के राजकोट के दीवान थे। राजकोट के क्या थे, दीवान थे। अब दीवान थे, दीवान मतलब समझ रहे हैं, राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला दीवान थे। इनके पास पैसों की क्या कमी थी उस समय, कोई कमी नहीं थी। ये चाहते तो अच्छे से अपनी ज़िंदगी जीत सकते थे। ये चाहते तो ऐस मौज से वकालत करते भारत में और ठहाके के साथ, अंग्रेज़ों के साथ मिल करके अपना एक साम्राज्य बसा लेते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। जब 1918 का जो अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ, उसके बाद इन्होंने देखा मजदूरों के बदन पे कपड़े नहीं हैं। उस दिन इन्होंने, महात्मा गांधी ने प्रण लिया कि जब तक किसानों के शरीर पर बदन पे कपड़े नहीं आ जाते, तब तक मैं आधा जोरी मतलब आधा जोरी समझ रहे हैं, धोती का एक पल्ला, 2 पल्ला होता है, धोती का एक पल्ला पहन के पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा। तो ऐसे थे जिन्होंने, जो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन भारत के लिए, हमारे लिए इन्होंने पूरी ज़िंदगी एक आम जिंदगी से भी निम्न जिंदगी जीने की क्या किया था, कोशिश किया और जिया इन्होंने। तो महात्मा गांधी को गाली देने वाले मैं लड़कों को आज संदेश देना चाहता हूं कि बाबू, आप अपना नज़र बदलिए और उनके बारे में पढ़िए। अधूरा ज्ञान बहुत ही घातक होता है। आप कहीं पर जाके गोडसे के बारे में पढ़िए और वहीं पर जाके महात्मा गांधी के बारे में पढ़िए। उनके विचार और इनके विचार देख करके आप स्वतः अपने विचार बदल देंगे। कहते हैं नज़र बदलिए, नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। तो दोस्त, हमेशा जो है कभी भी बिना तथ्य को जाने किसी व्यक्ति को जज मत कीजिए। महात्मा गांधी वो व्यक्ति हैं जिनके सामने बड़े बड़े लोगों का, आज वर्तमान भारत में बड़े लोगों का कद भी क्या है, छोटा है। महात्मा गांधी को समझ रहे हैं, कितने लोग ने अप्रोच किया था, यहाँ तक कि महात्मा गांधी को माउंटबेटन ने अप्रोच किया था, विंस्टन चर्चिल ने अप्रोच किया था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी को गोली मरवाना चाहते थे। समझिए, एक आम आदमी जिसने ब्रिटेन को तंग करके रख दिया था। तो इस प्रकार के उसकी शख्सियत थी महात्मा गांधी की। ठीक है, चलिए, जिन्ना को पूछेगा कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। विंस्टन चर्चिल के बारे में जान गए। हिटलर जर्मनी से संबंधित है, फांसीवाद से संबंधित कौन है, नाजीवाद, फांसीवाद, तो हिटलर है। माउंटबेटन प्लान भारत कब आया था, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था और इसी के तहत भारत का विभाजन हुआ था 2 स्टेट के रूप में, भारत और पाकिस्तान के रूप में। और इसीलिए पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो माउंटबेटन थे। लेकिन पूछा जाएगा बाबू, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सी राजगोपाला
राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय को क्या, राष्ट्रपति नहीं, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सॉरी वहाँ मिस्टेक हो गया था बोलने में। अगर पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी थे। क्लियर है? चलिए देखेंगे नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बाबू, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो किनसे प्रभावित थे? बर्नार्ड शॉ से नहीं बल्कि लियो टॉलस्टॉय से। किससे? लियो टॉलस्टॉय से। लियो टॉलस्टॉय के बारे में जाने, थोड़ा सा बहुत ही धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। तो 19वीं सदी में लियो टॉलस्टॉय ने 19वीं सदी में एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी? वार एंड पीस। पूछेगा वार एंड पीस किसकी कृति है? तो लियो टॉलस्टॉय की कृति है। कार्ल मार्क्स ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दास कैपिटल किसने लिखा था? तो किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा था, याद रखिएगा। देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है बाबू, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है कौन? राजा रंजीत सिंह? बिल्कुल नहीं। गुरु गोविंद? नहीं। गुरु नानक? नहीं। तो कौन थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। लाला लाजपत राय के बारे में अगर पूछा जाए तो साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय का 1928 में मृत्यु आ गया। अब साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो ये 7 सदस्यीय कंपनी थी, मतलब 7 सदस्यीय कमीशन थी जिसमें सभी सदस्य क्या थे? ब्रिटिश थे, और इसीलिए लोगों ने इसका विरोध किया था। साइमन कमीशन आया क्यों था? तो 1919 का जो शासन अधिनियम आया था, जिसको मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसी की समीक्षा करने के लिए आया था। कौन? साइमन कमीशन आया था। ठीक है, लेकिन इसका जम करके विरोध किया गया, याद रखिएगा। सांप्रदायिक निर्वाचन को इन्होंने विस्तार दिया था साइमन कमीशन ने। ठीक है, और साइमन गोबैक का नारा भी लाला लाजपत राय ने दिया था, और एक और नारा दिया था कि मेरे सर पर अंग्रेजी हुकूमत द्वारा की गई एक एक लाठियों का प्रहार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। वो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे, और जिनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यही पाटलिपुत्रा के स्थान पर हुआ था। और गुरु नानक ने सिख धर्म की क्या किया था? स्थापना किया था। राजा रंजीत सिंह को क्या कहा जाता है? तो शेरे पंजाब कहा जाता है। पंजाब कहा जाता है। किसे? पंजाब। तो राजा रंजीत सिंह को शेरे पंजाब कहा जाता है। ये किस रियासत के थे? तो सुकर चकिया रियासत के थे। पूछेगा राजा रंजीत सिंह किस रियासत के थे? तो सुकर चकिया रियासत के थे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की, गर्मी बहुत है, गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो देखेंगे बाबू, पहले तो तीनों को छांट लेंगे कौन कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो देखिएगा, गंगा जो है गंगोत्री से निकलती है, ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ सहायक नदी को देखेंगे। गंगा जो है कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, अब देखिएगा, गंगोत्री से निकली तो बाएं से 2 नदी और दाएं से 1 नदी, जो इसमें दिया हुआ है, कौन कौन सा देखेंगे बाबू। देखिएगा, यहां पर पूछेगा सबसे पहले है कि स्वर्ण रेखा। तो स्वर्ण रेखा तो झारखंड में है, तो ये पहले छांट लीजिए। सोन नदी, तो सोन नदी का जो मिलाप होता है वो नीचे से अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च चोटी कौन है? अमरकंटक। और अमरकंटक से निकलती है बाबू कौन? सोन। और सोन निकलती है और यहाँ पर जाके किससे? तो पटना से मिल जाती है। किससे? पटना में मिल जाती है गंगा से। कौन? सोन नदी। सोन नदी कहाँ मिली? तो पटना में गंगा से निकलती। कहाँ से? अमरकंटक। कहाँ? MP, मध्य प्रदेश से। एक और नदी यहाँ पर कौन सी नदी हो जाएगा? तो यहाँ पर बाबू गंडक, जो इधर से आती है, इधर से आती हुई कहाँ पर मिल जाती है?
तो सोनपुर में गंडक। कोसी की बात करें बाबू तो कोसी कहाँ पर, तो अभी पीछे में बात किए थे, कोसी कहाँ पर मिलती है, तो कुर्सेला में कोसी मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है बाबू, तो कुर्सेला में, कुर्सेला में कोसी मिल जाती है, कुर्सेला में कोसी। और ये कौन हो जाएगा, गंडक। तो गंडक मिलती है गंगा से सोनपुर में, ठीक है, कोसी मिलती है कुर्सेला में, और सोन नीचे से जाती हुई कहाँ से मिल जाती है, पटना। यानी कि सोन, गंडक, कोसी, ये तीनों सहायक नदी। और पूछ रहा है कौन नदी नहीं है, तो कौन नहीं हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। गंगा की सहायक नदी स्वर्ण रेखा नदी नहीं है। तो स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये झारखंड में पूछेगा कहाँ पर, तो झारखंड। तो झारखंड में राजमहल के पहाड़ी के पास जो है छोटा नागपुर का पठार है। कौन है, छोटा नागपुर का पठार, और वहीं से निकलती है कौन सा, स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, तो चलेंगे नेक्स्ट। तो क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट है 11 नंबर बाबू। तो 11 नंबर कौन सा हो जाएगा, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। पूछ रहा है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो मणिपुर बिल्कुल नहीं होगा, नागालैंड बिल्कुल नहीं होगा, असम बिल्कुल नहीं होगा, तो कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है अगर साइड में बात करते हैं तो ऐसे करके ऐसे है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और ये लगता है कहाँ पर, तो चीन से लगता है, यहाँ पर चीन है, तो चीन से यहाँ पर जो है लगता है पूरी तरह से, है कि नहीं। तो अरुणाचल प्रदेश किससे लगता है, चीन से लगता है। और मणिपुर की बात करें, ये दोनों ये जो है राज्य दोनों किससे लगता है, तो म्यांमार से लगता है। म्यांमार से कौन लगता है, तो मणिपुर और नागालैंड म्यांमार से लगता है। असम के बारे में बात करें तो असम जो है, असम में अगर बात करें तो असम पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। पूछेगा असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है, कितने राज्य से सीमा लगाता है, तो 7 राज्यों से। और पूछेगा सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा लगाने वाला राज्य कौन है, 8 राज्यों से। कौन लगाता है, यूपी। और 7 राज्यों से कौन, असम। ठीक है, नागालैंड में कौन सा पर्वत है, तो नागा पर्वत है। नागा पर्वत नागालैंड में है। ठीक है, और मणिपुर की बात करें तो अभी मणिपुर में हिंसा चल रहा है, आपको पता ही है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू 13 नंबर प्रश्न है। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर विद्यांश चंद्र राय का जो है जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है, तो डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन थे, तो हमारे देश के तीसरे नंबर के कौन थे, राष्ट्रपति थे। तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे कौन, तो जाकिर हुसैन साहब तीसरे नंबर के राष्ट्रपति रहे। और कहेगा कि हमारे देश के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो यही थे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन साहब ही थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बारे में आप जानते हैं, इन्हीं के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हुए हैं। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था। तो सत्याग्रह क्रियाविधि कहाँ प्रस्तुत किया था, दांडी में नहीं होगा, कहाँ पर, अहमदाबाद में नहीं होगा, खेरा नहीं होगा, तो कहाँ हो जाएगा, तो चंपारण में। गांधी जी गए थे कब, तो गांधी जी के बारे में अगर पूछे कि अफ्रीका कब गए थे, तो 1892 ईस्वी में। 1892 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे। अपने दोस्त अब्दुल्ला जो व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में अफ्रीका गए थे। और अफ्रीका से मतलब पूरी तरह से आ गए थे, आए तो 1901 में भी आए थे वो, 1902 में भी आए थे, लेकिन वो पुनः गए, लेकिन 1915 में जब वो आए तो दोबारा नहीं गए। तो महात्मा गांधी पूर्णतः रूप से कब आ गए भारत, 1915 में आए। अच्छा, महात्मा गांधी जब भारत आए 1915 में, उस समय 1914 से लेकर के 1918 तक
प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, विश्व युद्ध। और जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उसमें महात्मा गांधी से आग्रह किया अंग्रेजों ने, कहा कि आपको भारत के लोग मानते हैं और आपके सुनते हैं, आप भारत के सभी जनवासियों से, जनता से आग्रह कीजिए कि वो प्रथम विश्व युद्ध में क्या दे, हमारा साथ दे, और हम विश्व युद्ध में जब जीत जाएंगे तो हम भारतीयों को क्या देंगे, तो भारतीयों को स्वायत्ता देंगे, स्वायत्ता देंगे। स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता, कुछ अधिकार देना, विशेष अधिकार प्रदान करना। किंतु महात्मा गांधी ने लोगों से आग्रह किया और सभी लोग महात्मा गांधी के आह्वान पर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया। युद्ध समाप्त हो गई और जीतने के पश्चात जब ये युद्ध जीता गया तो ये जो बोला, कहाँ हम वादा किए थे, अंग्रेजों ने भूल गए, बेवफा बन गया अंग्रेज। जब बेवफा बन गया अंग्रेज तो महात्मा गांधी कहे ठीक है अब तो और बेवफाई छोड़ाएंगे, है कि नहीं। और महात्मा गांधी ने लगले चंपारण, ठीक है, खेरा, अहमदाबाद, और उसके बाद जब हो गया खिलाफत आंदोलन 1919, खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया जो खलीफाओं का था तुर्की राज्य के विभाजन को लेकर के, तो उसमें भी उन्होंने भाग लिया। फिर जाकर के 1919 के बाद असहयोग आंदोलन को उन्होंने किया। भारत मतलब ब्रिटिशों के नाक में दम कर दिया कि तुम एक बार बेवफाई किए हो ना तोरा तो छक्का छोड़ाएंगे बुआ, है कि नहीं। तो बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो महात्मा गांधी के कहने पर लोगों ने भाग लिया और जब जीत गया तो महात्मा गांधी को सेना में भर्ती करने वाला, सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, ब्रिटिशों द्वारा सेना भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। एवं महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि भी दी गई महात्मा गांधी को, ठीक है। और महात्मा गांधी जब 1915 में आए भारत में तो 1916 में इन्होंने 15-16 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद में। और 1917 में उन्होंने पहला चंपारण सत्याग्रह किया था, वही चंपारण सत्याग्रह है। और इसमें पिछले वीडियो में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि इनके साथ बिहार जाने वाले 2 व्यक्ति थे चंपारण सत्याग्रह में जाने वाले, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं अनुग्रह नारायण थे, ठीक है। अहमदाबाद कब हुआ था तो आप लोग जानते हैं 1918 को अहमदाबाद हुआ था, खेरा भी हुआ था 1918 को। एक हुआ था 22 को और एक हुआ था 15 को, ठीक है, दोनों आगे पीछे ही हुआ था। और दांडी के बारे में अगर पूछा जाए, अगर 1 मिनट हुआ ये है ना, चलिए, अगर दांडी के बारे में पूछा जाए तो दांडी क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से 1930 में दांडी मार्च किया था। दांडी मार्च करके यानी कि साबरमती आश्रम से चले थे अपने 72 अनुयायी के साथ और कहाँ पहुँचे थे, दांडी। और दांडी में ही इन्होंने पहुँच करके नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून को तोड़ा था। और पूछेगा यहीं से महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहाँ से किया था, तो दांडी से ही किया था। अगर ये क्वेश्चन पूछे तो घबराना नहीं है, बता दीजिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि साबरमती आश्रम होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, लेकिन बिल्कुल नहीं। सविनय अवज्ञा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से किया था, तो दांडी से किया था, समझिएगा। पूछेगा दांडी मार्च, अगर पूछे दांडी मार्च कहाँ से किया था तो आप देंगे कहाँ पर, साबरमती, क्योंकि 72 अनुयायी के साथ ये चले थे साबरमती से कहाँ पहुँचने के लिए, दांडी। और दांडी में इन्होंने 1930 में कौन सा कानून तोड़ा, तो एक प्रतिबंधित, अंग्रेजों द्वारा जो प्रतिबंधित क्षेत्र था नमक का, उसमें घुस करके नमक उत्पादन क्षेत्र में पहुँच करके एक मुट्ठी नमक को उठा करके उन्होंने नमक कानून तोड़ा। और वहीं से दांडी में ही उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगाज किया। सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सदा अवज्ञा करना, सदा अवज्ञा करना, सदा अवज्ञा यानी कि आज्ञा का क्या करना, अवज्ञा करना। मतलब कोई भी अंग्रेज कोई भी कानून बना रहा है, कुछ भी कर रहा है तो उसका बात नहीं मानना है, अवज्ञा कर देना है कि नहीं। तो इस प्रकार के थे। चलिए आज के अंतिम प्रश्न देखेंगे। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है वो देखिएगा सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष
सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस असेंबली हॉल में, दिल्ली का एक असेंबली हॉल था, दिल्ली का एक असेंबली हॉल था, उसमें अपने सेनाओं को जान भरने के लिए, सेनाओं को मोटिवेशन करने के लिए एक स्पीच दिया और उसी में उन्होंने 1943 में दिल्ली चलो का नारा दिया। 5 सितंबर है ना 1943 को उन्होंने नारा दिया कि दिल्ली चलो। ठीक है, किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहाँ पर? सिंगापुर में दिया था। 1942 में क्या हुआ तब हुआ? तो 1942 में आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया था। 1944 में राष्ट्रपिता वाला आपको हम बता ही दिए हैं। और 1945 में बेबल योजना आया था। 1945 में कौन सी योजना आई थी? भारत, तो वेवल योजना आया था, योजना जो विफल हो गया था। और बेबल योजना के बाद पश्चात ही 1947 में क्या आया? तो माउंटबेटन प्लान आया। ठीक है, तो आज के लिए जो है यही 15 प्रश्न थे, आज के लिए यही 15 प्रश्न थे बाबू। तो देखिएगा आप लोग, हमेशा जो है 15 प्रश्नों का संग्रह इसी तरह आपको ये बीच लाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे बीच, और जल्दी जिन्हें भी पूरा जीके जीएस का क्लासेस करना है वो जल्दी ज्वाइन कर ले माँ जन की क्लासेस। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।